नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसको अंग्रेजी में इंडियन सोसाइटी कहा जाता है, के अंतर्गत सांस्कृतिक और संजातीय विविधताएं, इट मीन्स कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सांस्कृतिक और संजातीय विविधताएं। बच्चों, भारतीय समाज की संस्कृति विलक्षण ही नहीं बल्कि अति प्राचीन और गौरवमय भी है। यह हजारों वर्षों से अक्षुण्ण बनी हुई है, जबकि अन्य संस्कृतियां जैसे असीरियन, बेबीलोन, मिस्र, यूनान और रोम आदि की कभी की काल कवलित हो चुकी है। आज इन संस्कृतियों की गौरव गाथा पुस्तकीय ज्ञान के रूप में ही अवशेष है, जबकि भारतीय समाज की संस्कृति न केवल भारतवर्ष में अनुजीवित है बल्कि भारत के बाहर भी। इस प्रकार बच्चों, भारत की विशेषताओं के संबंध में दुबे ने लिखा है कि भारत के संबंध में जिस एक लक्षण पर अक्सर ध्यान जाता है वह है इसकी एकता में विविधता। अगर हम भारतीय समाज के समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो हमें इसकी सांस्कृतिक और संजातीय विविधताओं का गहन अध्ययन, ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताओं जैसे भाषा, जाति, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक प्रतिमानों के संदर्भ में करना होगा। और अगर हम किसी समाज को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस समाज की संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, धार्मिकता, ग्रहणशीलता, परिवार आदि विशेषताओं एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद समाज की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताओं जैसे भाषा, सहस्त्रण, धार्मिक विश्वास और व्यवहार एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित है। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में यहाँ हम भारतीय समाज को समझने के लिए इसके प्रमुख लक्षणों का विवेचन करेंगे। इसके बाद अब हम भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण के प्रमुख बिंदुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला लक्षण है प्राचीनता एवं स्थायित्व। बच्चों, भारतीय संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में गिनी जाती है। इसका स्थायित्व आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अन्य संस्कृतियां जैसे मिस्र, असीरिया, बेबीलोन और यूनान आदि काल के प्रभाव में न जाने कहाँ विलीन हो गई है, जिनके की अवशेष ही अब बाकी है। रोमन एवं यूनानी धर्मों का आज कोई अनुयायी नहीं है। मिस्र की प्राचीन संस्कृति में गगनचुंबी पिरामिडों का निर्माण, पितरों की मूर्ति का निर्माण आज इतिहास की बातें रह गई है, किंतु भारत की प्राचीन संस्कृति आज भी अनुप्राणित है। हम आज भी वैदिक धर्मों का निर्वाह करते हैं। यज्ञ, हवन एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण आज भी विवाह आदि के अवसर पर
पूर्ण श्रद्धा के साथ किए जाते हैं। बच्चों, भारतीय समाज में गांव, पंचायत, जाति प्रथा और संयुक्त परिवार आदि प्रणालियां आज भी विद्यमान है। दूसरा लक्षण है आध्यात्मिकता। बच्चों, भारतीय समाज में आध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है, अर्थात धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज की आत्मा है। भारतीय समाज में सांसारिक भोग दिप्सा को जीवन का ध्येय कभी भी नहीं माना गया है और आत्मा और ईश्वर के महत्व को सदैव ही स्वीकारा गया है और आध्यात्मिकता को सर्वोपरि आनंद माना गया है। इस रूप में यह आस्तिक संस्कृति वाला समाज है। वैदिक कर्मकांड, गीता के अमृत में उपदेश, बुद्ध और जैन धर्म की साधना इसकी आस्तिकता के महत्व को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार से बच्चों, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत इसे अन्य समाजों से भिन्न करता है। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं, दूसरा जन्म मिलता है और सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। यह भावना व्यक्ति को पुण्य कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करना है। तीसरा लक्षण है सहिष्णुता, टॉलरेंस। बच्चों, भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति परस्पर सहिष्णुता और सम्मान पाया जाता है। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है और ऋग्वेद का कथन है, एकम स्वद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है, यद्यपि ज्ञानी अनेक रूपों में इसका वर्णन करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। यह विचार सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। भारतीयों का यह विश्वास है कि ईश्वर एक अव्यक्त, सर्वशक्तिमान, अचिंत्य सत्ता है और विविध उपासनाएं उस तक पहुंचने का मार्ग है। चौथा लक्षण है अनुकूलनशीलता, एडोप्टेबिलिटी। बच्चों, अनुकूलनशीलता से तात्पर्य स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना है। भारतीय समाज ने सदैव परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य किया है। परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे वैदिक युग में धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति का प्राधान्य है। लेकिन अनुकूलन की प्रवृत्ति के कारण ही भारतीय समाज का स्वरूप बिगड़ा नहीं है, बदल अवश्य गया है। हमारे आचार विचार, परिवार, जाति और धर्म संस्थाएं सभी समय के साथ साथ स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं। विभिन्न आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने से नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो चुनौतीपूर्ण भी थी, किंतु इसी अनुकूलता की प्रवृत्ति ने भारतीय समाज को सुरक्षित रखा और यहाँ तक कि मुसलमानों और अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षित वर्ग द्वारा उनके रहन सहन, वेशभूषा व भाषा आदि को अपना लेने पर भी भारतीयों ने अपने परंपरागत धर्म और सामाजिक आदर्शों का परित्याग एवं अवहेलना नहीं की। और बच्चों, प्राणी शास्त्र का नियम है कि जो प्राणी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता रहता है वही जीवित रहता है। इसके बाद पांचवा लक्षण है सर्वांगीणता। बच्चों, भारतीय समाज का संबंध समाज के सभी पक्षों से रहा है और इसके निर्माण में समाज के सभी वर्गों का योगदान रहा है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य इहलोक और परलोक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय समाज में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक
तीनों प्रकार के शक्तियों पर बल दिया गया है। इसका लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो का रहा है। इसी से भारतीय समाज में चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने पर विशेष आग्रह रहा है। छठा लक्षण है ग्रहणशीलता। बच्चों, ग्रहणशीलता से अभिप्राय यह है कि भारतीय समाज सभी नवीन तत्वों को अपने में समाहित कर उनसे एकाकार कर लेता है। यदि ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति इस समाज में न होती तो यह भी बहुत पहले अन्य समाजों एवं संस्कृतियों की भांति विलुप्त गया होता। सातवां लक्षण है धार्मिकता। भारतीय समाज पर वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, कुरान और बाइबिल आदि का अत्यधिक गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसने यहाँ के लोगों को त्याग, तप, संयम और नियम तथा आशावादिता की शिक्षा दी है। व्यक्तिक एवं सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता की किंचित गंध नहीं, वरन यह सभी के लिए समान रूप से हितकारी है। धर्म लौकिक एवं पारमार्थिक उन्नति दोनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और भारतीय समाज का धर्म संकुचित नहीं है, वरन मानवतावादी है, जो सभी जीवों के कल्याण, क्षमा, दया आदि में विश्वास करता है। इस प्रकार धर्म की प्रधानता भारतीय समाज की विशेषता है। आठवां लक्षण है वर्णाश्रम। इसके अंतर्गत बच्चों, भारतीय समाज में श्रम विभाजन हेतु समाज को चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ण के भी कार्य भी अलग अलग बताए गए हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रियों का कार्य शक्ति से संबंधित व राज्य की रक्षा करना है, वैश्य भरण पोषण व अर्थव्यवस्था से संबंधित रहे हैं तथा शूद्रों का कार्य सभी वर्णों की सेवा करना है। सभी वर्णों के अधिकार एवं कर्तव्य बटे हुए हैं, जिससे इनमें समन्वय बना रहे। इसके साथ ही वर्णों के साथ साथ आश्रमों का विभाजन भी भारतीय समाज की विशेषता कही जा सकती है। भारतीय विचारकों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 समान भागों में विभाजित कर दिया है, जो 4 आश्रम कहलाते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं और इनका उद्देश्य चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति करना है। भारतीय समाज के वर्णाश्रम व्यवस्था विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण देन है। 9वां लक्षण है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी भारतीय समाज की विशेषता है। पुरुषार्थ सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन के 4 आधार माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही पुरुषार्थ है। धर्म नैतिक दायित्वों के निर्वाह से संबंधित है। अर्थ में वे सभी साधन आ जाते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। काम जीवन के आनंद से संबंधित है और मोक्ष तीनों पुरुषार्थों के पश्चात आता है, जिसका अर्थ पूर्ण तुष्टि से लिया जा सकता है। इसमें व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है। सभी पुरुषार्थ व्यक्ति को समाज में अनुशासन में रहने वो अपने दायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा देते हैं। इस रूप में ये भारतीय समाज की गौरवमयी निधि कहे जा सकते हैं। 10वां लक्षण है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। बच्चों, भारतीय समाज कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करने पर
अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने पर बुरा फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को सद्कर्म करते चाहिए। इसी भांति भारतीय समाज में व्यक्ति की आत्मा अजर अमर मानी गई है। मरने के उपरांत व्यक्ति किसी योनि को प्राप्त करेगा, यह इस पर निर्भर है कि व्यक्ति ने किस प्रकार के कर्म किए हैं। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो सदैव व्यक्तियों को सच्चरित्रता एवं सत्कर्म की प्रेरणा देता है। इसके अतिरिक्त ऋण तथा यज्ञ, संस्कार, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार आदि सभी जो है भारतीय समाज के प्रमुख लक्षणों की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात बच्चों, अब हम भारतीय समाज की प्रमुख विविधताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से भारत अनेक विभिन्नताओं वाला देश है, जो दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी उत्पत्ति भारत की महान नदी सिंधु के नाम से मानी जाती है। कुछ विद्वान भारत खंड के नाम से इसकी उत्पत्ति बताते हैं, जबकि कुछ स्रोत इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी अभिहित करते हैं, जो कि 7 द्वीपों में से एक था। लेकिन आज भी कई पंडित जन अपने मंत्रों में जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे जैसा संबोधन करते दुखाई सुनाई पड़ते हैं। आज पौराणिक मान्यता के आधार पर राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत माता या भारत माना गया है। दूसरी विविधता है प्रजातीय विविधता। बच्चों, भारत में अनेक प्रजातियों के लोग निवास करते हैं और घूर्य ने सांस्कृतिक कार्यों एवं शारीरिक लक्षण के आधार पर इन प्रजातियों को 5 समूहों में विभाजित किया है: इंडो आर्यन, द्रविड़, पूर्व द्रविड़, मुंडा और मंगोलायड। बच्चों, बी.एस. गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 बड़े भागों में विभाजित किया है: निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलायड, मेडिटरेनियन, ब्राचिसेफाल और नार्डिक आर्य। बच्चों, छात्र जन वही पढ़ने का श्रम भी करते हैं। भारत में द्रविड़ आर्य प्रजाति के लोग अधिकता से रहते हैं। इनके अतिरिक्त मंगोलायड, ग्रीक, शक, हूण, कुषाण और यवन आदि प्रजातियों का भी मिश्रण है। कोकेसाइड, निग्रोइड आदि के शारीरिक लक्षण भी यहाँ की जनसंख्या में देखे जा सकते हैं। इसी कारण से भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा गया है। तीसरी विविधता है संजातीय अथवा नृजाति की विविधता, एथनिक डाइवर्सिटी। बच्चों, इसके अंतर्गत संजातीयता अथवा नृजाति की समूह को किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में समझा जा सकता है, जिसकी भाषा, धर्म, संस्कृति एवं प्रथा आदि किसी दूसरे समूह से अलग हो, अथवा संजातीयता लोगों का वह समूह होता है जिसके सदस्यों की भाषा, धर्म, प्रजाति, वेशभूषा, खान पान व रहन सहन आदि समान हो। इन समस्त लक्षणों में से केवल कुछ ही लक्षण किसी समूह में पाए जाने पर उसे एक संजातीय समूह की संज्ञा दी जा सकती है। और यदि किसी समाज के कुछ सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों की अभिव्यक्ति और उसका संरक्षण होता हो, तो उसे भी संजातीयता के अंतर्गत लिया जा सकता है। उसी भांति जब कोई समूह समाज में किसी विशिष्ट स्थिति
और मान्यता को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे सजातीय चेतना के नाम से अभिहित किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, एक सजातीयता समूह की अपनी एक संस्कृति होती है। अतः सजातीयता को एक सांस्कृतिक तथ्य के रूप में भी लिया जा सकता है। इससे यह अर्थ भी निकलता है कि सजातीयता एक सांस्कृतिक समूह भी है। कभी कभी सजातीयता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रयुक्त होती है। इस रूप में यह उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन भी मानी जा सकती है। और बच्चों, इससे यह भी अर्थ निकलता है कि सजातीयता को समूह के रूप में, हितों की अभिव्यक्ति के रूप में, उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में और सांस्कृतिक समूह या तथ्य के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार से एक सजातीय समूह के लोग परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन की भावना से रहते हैं और दूसरे सजातीय समूह में स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और उनमें अहम की भावना पाई जाती है। इसलिए वे अपनी वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाजों और संस्कारों आदि को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसे सजातीय केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। चौथी विभिन्नता है सामाजिक विविधता। भारत में समाज की दृष्टि से विविधता पाई जाती है। यह विविधता विवाह, परिवार, संपत्ति और सामाजिक जीवन में दिखाई देती है। कहीं एक विवाह का प्रचलन है तो कुछ लोगों में बहुविवाह मान्य है। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार दोनों ही भारत में मिलते हैं। और संपत्ति की दृष्टि से विविध रूपता है। जैसे कहीं पितृवंशीय परिवार है जिनमें संपत्ति पर पुरुष का अधिकार है, तो कहीं मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने आज सांस्कृतिक और संजातीय विविधताओं के बारे में बिंदुवार इसके लक्षण और विभिन्नता अथवा विविधता के बारे में गहनता से अध्ययन किया, विस्तार से अध्ययन किया है। आप सभी को धन्यवाद।